बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जी हाँ फ्रेंड्स, मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीखिए। जैसा कि आपको मालूम है, आज है 20 फेब और पेपर है हमारा 21 मार्च को। तो फ्रेंड्स, मैं यही आशा करता हूं कि सभी के सभी जी जान लगाकर अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आपको पता है फ्रेंड्स, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलने वाली है, इतनी ज़्यादा पोस्ट कभी भी नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, एक महीने में इतनी तैयारी कर दीजिए ना, इतनी तैयारी कीजिए कि 21 मार्च को जब आप पेपर देख कर आओ ना, तो आप कॉन्फिडेंशियली बोल सको कि भाई मेरा पेपर निकलेगा ही निकलेगा। और अगर एक बार आपका पेपर निकल गया ना, तो ये खुद सोचिए कि लाइफ हमेशा के लिए सेटल हो जाएगी। लाइफ हमेशा के लिए सेटल हो जाएगी। बार बार आपको ये JIT नहीं पढ़ना पड़ेगा, बार बार ये कंप्यूटर नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार तैयारी करनी है फ्रेंड्स, एक महीने तैयारी करनी है, ज़्यादा नहीं। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप अपने माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हो ना, एक बार अपने माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू देखना चाहते हो ना, तो ये जो एक महीना है ना, इसे ऐसा सोचिए कि ये महीना मेरे लिए नहीं है, ये मेरा महीना अपने माँ बाप के लिए है। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना ही करना है फ्रेंड्स, आपको कैसे ना कैसे करना ही करना है। तो चलिए ये फ्रेंड्स, करते हैं आज की टॉपिक की शुरुआत, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसको करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि क्या है MS ऑफिस। अब आपको पता है कि मैं आपको इतने दिन से बोल रहा हूँ कि लाइव मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे लगता कि अब ओनली मुझे 264 यूज़र और चाहिए थे, सब्सक्राइबर और चाहिए थे, ठीक है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप वो कर रहे हो, शेयर कर रहे हो वीडियो, लेकिन इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है, कल मैंने रात को 5 बजे बैठ कर, पूरी रात 5 बजे तक बैठ के क्या किया है, थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट की जो जैसा मैंने आपको पढ़ाना है वैसे एक लेक्चर भी थोड़ा तैयार कर रखा है। और थोड़ा मैंने क्या कर रखा है, और मैं क्या कर सोच रहा था कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, लेकिन ऑनलाइन मुझे नहीं लगता आप इतनी जल्दी मेरे कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे पता लग गया है कि मुझे ये आपको ऑफलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बोर्ड पे ही ऑफलाइन पढ़ाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो अगर ऑनलाइन पढ़ाना होता तो मैं आपको किस पे पढ़ाता, मैं आपको कंप्यूटर पे पढ़ाता, ठीक है। तो उसमें आपको सामने सामने लगता, पता है कि रिबन क्या है, टैब क्या है, और मेन्यू कब तक बोलते थे, टैब कब से आए, ये आपको सब कुछ मैं बताना था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम इस पे भी मैं आपको काफ़ी कोशिश करूंगा बताने की, ठीक है। तो चलिए आइए करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की तैयारी। तैयारी नहीं फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। अब मेरी एक बात समझिए, अब क्या हुआ था ना, अब इसके पीछे एक स्टोरी सुनिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे भी एक स्टोरी मेरे पास ना, ऐसी स्टोरी नहीं कि हुई। क्या हुआ था कि एक बार कॉलेज में जैसे हमारे वाइवाज होते हैं ना, वाइवाज थे, तो उस टाइम इतना इंटरनेट का इतना था नहीं, कि जब हमारे वाइवाज होते थे इतना इंटरनेट था भी नहीं, जब देते थे हम पेपर वगैरह। तो क्या होता था, उस टाइम 2 GB मिलता था महीने के लिए, और वही ख़त्म नहीं होता था 2 GB में। तो वो कराता भी बहुत कम थे हम, बस व्हाट्सएप फेसबुक चलनी चाहिए और कुछ नहीं, उस टाइम इतना इतना ही दिमाग था कि यही चले। क्या हुआ, वाइवा में हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या क्वेश्चन पूछा गया मुझसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो मैं परेशान होगा कि मैं आंसर क्या दूं, बिना नहाए धोए तो गया था कि भाई क्या आंसर दूंगा, ऐसे चले गया कि पूछते तो कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन पूछ लिया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और मुझे यही नहीं आता ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मैं घुसियाँ मार दी वहाँ पे कि ये इंटरफेस है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, और उन सर ने मुझे क्या किया, 10 मार्क्स लगाए, ठीक है। और मुझे क्या दिखा कि मुझे 0 ही मार्क्स लगाए, और उसके बाद उन्होंने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, और मैं परेशान हो गया। लास्ट में जब मैं उठा, सर आपने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और आपने मुझे 0 मार्क्स लगा दिए। तो उन्होंने मुझे कहा, भाई नहीं, मुझे तुझे 0 नहीं 10 मार्क्स लगाए हैं। तब मैं परेशान हो गया, 10 क्यों। उन्होंने कहा, भाई मुझे इतने साल इंटरव्यू लेते हो गए हैं, मतलब वाइवा लेते हो गए हैं, मुझे कभी किसी ने ये डेफिनेशन नहीं दी, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। क्योंकि उस टाइम क्या होता था ना कि आप बुक से जो पढ़ रहे वही है, कोई यूट्यूब ज़्यादा नहीं होता था। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जी हाँ फ्रेंड्स क्या है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। क्या है, देखो ये हार्डवेयर है और ये यूजर है, तो इसके बीच में क्या है, इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस है, ठीक है, क्या है, इंटरफेस है। अब आप बोलोगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तो है,
भाई ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आप MS वर्ड चलाते हो, ये क्या होता है, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनी होती है कि आप MS वर्ड में क्या करोगे, वर्ड ही कर लिखोगे, ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंटेशन करोगे, या फिर आप एक्सेल शीट्स बना लोगे। आप VLC का काम कर सकते हो उसमें, जो वीडियो देख सकते हो, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना। VLC क्या है आपके पास, एक वीडियो सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वीडियो देख सकते हो, हाँ या ना। लेकिन आप उसमें वीडियो के सिवा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, VLC में नहीं कर सकते। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके पास स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बने होते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लो आप मोबाइल लाते हो नया, ठीक है, मोबाइल लाते हो, मोबाइल क्या है आपके पास, हार्डवेयर है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल लाओगे तो क्या है, एंड्रॉयड उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, एंड्रॉयड उसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे, जैसे आप यूट्यूब पे अभी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, यूट्यूब क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन किसके ऊपर रन कर रहा है ये भी रन तो किसके ऊपर कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या आपका यूट्यूब चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो तभी मैं आपको कह रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है यूजर और हार्डवेयर के लिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको हार्डवेयर को कनेक्ट करवाना है यूजर के साथ, और हार्डवेयर की अगर फंक्शनैलिटी अच्छे तरीके से करवानी है, तब भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही चाहिए। अब समझिए, मैंने आपको वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट समझाया है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आ पाता, समझिए आप, वो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आ पाता, कभी नहीं आ पाता। तो देखिए फ्रेंड्स, यही मैं कह रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ही इंडिकेट कर रहा है ऑपरेशन, ऑपरेटिंग की, जो सबको ऑपरेट करेगा वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखिए थोड़ा बहुत मेरी जैसी भाषा ही समझिएगा आप, मतलब जो मैंने अपनी भाषा में लिखा है, नो नीड टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर लैंग्वेज। जैसे आज हमारी विंडोज आ रही है, ठीक है, एंड्रॉयड आ रहे हैं, आप क्या 1010 लिखते रहते हो कि मैं 1010 लिखती हूं और मेरा MS वर्ड चल पड़ेगा, नहीं लिख रहे हो ना। आप तो डायरेक्ट क्या कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो, जो जिसे कहते हैं हम GUI बेस्ड आ रहे हैं, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ रहे हैं, आप क्लिक कर रहे हो और उसमें आपको सिंपल से ऑप्शंस आ रहे हैं, बैक जाना है, आगे बढ़ना है, नेक्स्ट, स्टॉप, सब कुछ है सिंपल वे में दे रहा है। तो ये किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब ये लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज तो छोड़िए, हमें याद करना, यहां देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा पेपर हिंदी के 3-4 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो हमने बचपन से लैंग्वेज पढ़ी हम उसी को नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लिश बोल रहे हैं हम, इंग्लिश भी ना हमारी इंग्लिश ढंग की, ना हमारी हिंदी ढंग की, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो मशीन लैंग्वेज तो लर्न करना दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। अपने आप इससे सोचिएगा, क्या आपकी इंग्लिश ढंग की है, आपको इंग्लिश ढंग से आती है, बिल्कुल एक्यूरेट इंग्लिश आती है, नहीं आती है। अगर मैं बोलूंगा आपको एक्यूरेट हिंदी आती है, आपको तो हिंदी भी एक्यूरेट नहीं आती है। अब देखिए, क्वेश्चन हमारे 3 से 4 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 3 से 4 हिंदी के, तो हम इसके सोच के चले कि भाई ये तो होने नहीं वाले हैं, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सोचिए, तो मशीन लैंग्वेज क्या हमारे से हो पाएगी, सिस्टम की वजह से पॉसिबल हो रहा है, जो हमारी सिंपल लैंग्वेज को, सिंपल इंग्लिश को किस में कन्वर्ट करके दे रहा है, वो 0101 में, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर को। किसकी वजह से पॉसिबल है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। ये देखो क्या बोला नेक्स्ट लाइन मैंने, बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। क्या है ये, देखो आप एप्लीकेशन यूट्यूब चला रहे हो बैकग्राउंड में, लेकिन आपको किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है आपको बैकग्राउंड में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है कि। अब आप बोलोगे क्यों है भाई, कितनी रैम किस टाइम पे चाहिए, कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। कौन सी फाइल कहां सेव करनी है, कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। आपने यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड की, कहां पे सेव करनी है, कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मेन कंपोनेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब आता है फंक्शंस। फंक्शंस क्या क्या है इसके, बूटिंग ऑफ अ कंप्यूटर। मुझे ये बताइए, मैंने आपको MBR पढ़ाया था, ये रिवीजन भी हो रही है साथ में, MBR पढ़ाया था। MBR की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, MBR की फुल फॉर्म क्या थी, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। तो मुझे बताइए, जब वो सेक्टर में गया, किसी सेक्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट सेक्टर में हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स लोड हुई, तो ये बताइए, तो बूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था। आप बोलेंगे बायोस, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो बूटिंग हो पाती, हां या ना। एक फंक्शन प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस,
यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, या CUI की बात करें, कमांड यूजर इंटरफेस बोलो, या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलो, या GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलो। आप ये बताओ, अगर आपके पास कंप्यूटर का आइकन नहीं बना होता तो आपको कमांड लिखनी पड़ती, अगर आपको कमांड नहीं आती तो आप किसी टाइप से इंटरफेस हार्डवेयर से कनेक्ट कर पाते? हाँ या ना? आप उस डब्बा, वो डब्बा आपका डब्बा का डब्बा था। फिर ये जो डब्बा है ना, ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा का डब्बा ही है। फिर कोई नीड नहीं है इसकी, कोई भी नीड नहीं है अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें MS वर्ड चला लो, MS वर्ड सीख के देख लो, अगर आपके पास इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लास्ट आता है प्रोवाइड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो कौन सी फाइल कहां रखनी है, कौन सी फाइल कहां रखनी है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वो कहां होगा? फैट, NTFS, ये क्या होते हैं? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट। जैसे फैट की फुल फॉर्म क्या होती है, इसे याद कर लो, फाइल एलोकेशन टेबल। NTFS की क्या होती है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो प्रोवाइड क्या करता है हमें? ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की कौन सी फाइल हमारी कहां जाएगी, कैसे जाएगी। अब देखो आप देखते होंगे, ये आपका C ड्राइव है, E ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है। तो ये बताओ, ये कौन बताता है कि इसमें आपकी कितनी कैपेसिटी बची हुई, इसमें कितनी कैपेसिटी, इसमें कितनी कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी इसकी कितनी C ड्राइव की, कौन बताता है? ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम कैलकुलेट करके बताता है। कहाँ से? हार्ड डिस्क से। तो किस किस को जोड़ के रखा है इसने? हार्डवेयर को किससे? मुझसे। अब मुझे डायरेक्ट ये क्या कर रहा है? ग्राफिकल के फॉर्म में बता रहा है कि भाई आपकी इतनी इतनी बची है मेमोरी कैपेसिटी। ठीक है, आया समझ? तो ये था फ्रेंड मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट। अब आप बोलोगे गुस्सा क्यों आ रहा है? फ्रेंड्स एक्चुअली ऐसा हुआ, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका था और लाइटनिंग, और इसमें क्या हुआ, लाइटनिंग ही बहुत ज़्यादा आगे पीछे। तभी मैं बोलता हूँ मुझे लाइव क्लासेस चाहिए, तो सामने सामने पता तो लगेगा कि भाई क्या हो रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि देखो मैं 1 घंटे से भाषण दे रहा हूँ और दोबारा से ये पढ़ाना पड़ा मुझे। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके टाइप्स देखिए, टाइप्स क्या क्या होते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम और डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं इन्हें। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ये जानिए कि इनपुट डिवाइस क्या आती है इसमें? पंच कार्ड और टेप ड्राइव्स। आउटपुट डिवाइसेस क्या आती है? टेप ड्राइव्स, लाइन प्रिंटर और कार्ड पंचेस। ठीक है, अब आपको एक पंच कार्ड के बारे में आपने हर बार सुना होगा कि पंच कार्ड, पंच कार्ड, पंच कार्ड होता क्या है? ये पंच कार्ड सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। देखो पंच कार्ड क्या होता है ना, ये पंच कार्ड क्या होते हैं? पंच कार्ड समझिएगा, ये क्या होता है ना, या तो मशीन के द्वारा या कोई बंदा अपने आप ही बनाता था। देखो इसमें क्या होता है, ऐसे पंच कर देते थे, ऐसे ऐसे होल कर देते थे, ये पंच, ठीक, ऐसे ऐसे करके पंच कर देते थे। अब देखो इन जो जहां पंच करते थे, जहां से ये देखो ऐसा होता था कि जैसे ये पेज है मेरे पास, ठीक है, ये पेज है, जैसे इसमें ये छेद हो गया ना, ये देखो यहां से छेद हो गया ना, तो इसको कहते थे हम 1। और जो जो सिंपल प्लेन ये होता था पूरा कागज, इसको कहते थे हम 0 इसमें। ठीक है, ये क्या देखो, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये देखो ऐसे करके ये 1, ये 0, जो प्लेन है ये 0 रहता था, और जैसे जो ये है छेद कर दिया, इसको हम 1 कहते थे। ठीक है, अब क्या होता था, ये होती थी हमारी ऐसे, इस तरीके से हम कोडिंग करते थे। ठीक है, इस तरीके से हम कोडिंग करते थे। देखो मान लो अगर मुझे ए लिखना है ना, इसमें पंच कार्ड के ऊपर मुझे ए भी लिखना है, तो देखिए कितना टफ होता था। ए को मैं कैसे लिखूंगा? 1 1 0 1 0 1। ठीक है, ऐसे करके लिखूंगा। तो देखो ऐसे करके लिखूंगा, ये एक साथ में, उसका दूसरा है इसके साथ बिल्कुल। अब फिर यहाँ पे मैं गैप छोड़ दूंगा, गैप छोड़ने के बाद यहाँ पंच कर दूंगा, फिर यहाँ पे एक गैप छोड़ दूंगा, फिर यहाँ पंच कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो, 1 1 0 1 0 1। ए मुझे ऐसे करके लिखना पड़ता था। आया समझ? अब ये मशीन कैसे पढ़ती थी? इसके लिए कार्ड रीडर होते थे। क्या होते थे? कार्ड रीडर लगे हुए यहाँ पे। कार्ड रीडर क्या करते हैं, जैसे कार्ड, इसको पंच कार्ड को कार्ड रीडर के अंदर डालते थे ना, तो क्या करता था कार्ड रीडर, यहाँ से लाइट फेंकेगा। ठीक है, लाइट फेंकता था ऊपर से। जैसे लाइट जो तो इस लाइट से पास होगी, जैसे ये लाइट, जैसे मैंने यहाँ से टॉर्च फेंकी और जो तो यहाँ से दूसरी साइड को पहुंच गई, उसको क्या समझता था कि ये 1 है, और जो पास नहीं हुई उसको क्या समझता था, ये 0 है। ठीक है, तो क्या ऐसा समझता था। और कार्ड रीडर क्या करता था आगे, इसको जब 1 0 0 1 ये समझता था, तो आगे इसको क्या में कन्वर्ट करके, डिजिटल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके एक टाइप की स्ट्रिंग बना देता है कि भाई ये 0 1 0 1 ऐसे करके लिखा गया है। पंच कार्ड में डायरेक्ट छेद ही होते थे। ठीक है, इसमें कार्ड रीडर में डालोगे, कार्ड रीडर में जैसी लाइट पास कर गई तो ये एक तरह की स्ट्रिंग बना देगा और कंप्यूटर को दे देगा भाई ये डाटा आया हुआ है। आया समझ? ये होता है हमारा पंच कार्ड। पंच कार्ड, इसमें क्या थे, इनपुट डिवाइस। ठीक है,
अब मैंने आपको ये क्यों पंच कार्ड पढ़ा है, क्योंकि भाई जब आप यहाँ पे इनपुट दोगे ना, वो पंच कार्ड के थ्रू दे रहे थे, यहाँ इनपुट दे रहे हो ना जब, ये पंच कार्ड के थ्रू दे रहे हो, और जो आउटपुट ले रहे हो ना पंच कार्ड और टेप ड्राइव, बाद में सिस्टम आए टेप ड्राइव्स भी आ गए। अब देखो यूजर डिड नॉट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली, इसमें क्या होता था ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, देखो यूजर होता था ना वो डायरेक्टली, जैसे हम आज कंप्यूटर पर डायरेक्ट काम करते हैं वो वैसे नहीं करता था, वो क्या करता था एक जॉब बनाता था, जॉब मतलब एक प्रोग्राम बनाता था, समझिए बस जॉब को प्रोग्राम बना लीजिए आप, क्योंकि इसमें आगे मैं बोलूँगा डाटा भी होता है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी होती है, वो बहुत टफ है, उसको रहने दीजिए। वो एक प्रोग्राम बनाता था, ठीक है। उसने क्या किया, जब एक यूजर ने एक प्रोग्राम बनाना, वो किसके पास देता था, ऑपरेटर के पास। अब यहाँ से समझिए फ्रेंड, इसे देखो क्या होता था ना बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ये देखो ABCDEF, ये कितने हैं, 6 बंदे हैं, ठीक है। क्या होता था ना, ये क्या करेंगे, ये एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, ये प्रोग्राम लिखेगा, ये भी ये प्रोग्राम क्या करेंगे, ऑपरेटर के पास देंगे। ऑपरेटर मान लो मैं हूँ कमल, इन्होंने मेरे पास अपने प्रोग्राम, सबने अपने अपने प्रोग्राम दिए कि भाई ये मेरा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, ठीक है। मान लो अब इसने क्या लिखा, इसने सी में कोई प्रोग्राम लिखा, इसने C++ में लिखा, एग्जाम्पल की तरफ बता रहा हूँ, इसने सी में लिखा, इसने C++ में लिखा, इसने सी में लिखा, इसने C++ में रखा, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो C++, में इसने कोई प्रोग्राम लिखा, इसने मुझे दे दिया। अब मैंने क्या किया, पहले तो मैंने इनको देखो लाइन में लगा दिया कि इसने C++ में लिखा, इसने सी में लिखा, इसने C++ में लिखा, इसने सी में लिखा, इसने C++ में लिखा, ठीक है। इन्होंने ऐसे करके लिखे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उनको सिमिलर नीड, देखो ये लिखा ना मैंने, ऑपरेटर बैच टुगेदर जॉब विद सिमिलर नीड, ये इसने सी में लिखा, इसने सी में लिखा, इसने सी में लिखा, नीड एंड रैन देम थ्रू द कंप्यूटर एज अ ग्रुप, और मैंने इसका एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, बैच बना दिया मैंने इसका एक, कि ये सी में लिखे इन तीनों ने। अब मैंने ऐसा बैच क्यों बनाया इसके, ठीक है। अब देखो ना, जब मेरे को इसका कंपाइलर सी का लोड करना पड़ेगा ना, मुझे देखो यहां से ये प्रोग्राम भी हो जाएगा, ये प्रोग्राम भी हो जाएगा, ये प्रोग्राम भी हो जाएगा, ये तीनों प्रोग्राम इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब कि सिमिलर नीड के प्रोग्राम मेरे, समझ रहे हो आप बात। जो काम मेरे एक जैसे होंगे ना उसको एक इकट्ठा कर देगा और ये प्रोसेसर को दे देगा, ठीक है। अब प्रोसेसर में क्या गलती थी, यहां देखो मैंने कंपाइलर कर दिया इसका लोड, अब ये सारे होंगे और आउटपुट दे देंगे। अब प्रोसेसर में क्या गलती होती थी, अब देखो यहाँ पे मैकेनिकली इनपुट आउटपुट होते थे और यहाँ पे मैकेनिकल आउटपुट, इनपुट यहाँ मैकेनिकल होते थे, देखो पंच कार्ड वगैरह मैकेनिकल होते थे, यहाँ पे मैकेनिकल होते थे। तो मैं पंच कार्ड यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो कंपाइलर की क्या जरूरत है। ये तो मैंने सिर्फ फ्रेंड आपको एग्जांपल देने के लिए दिया कि भाई यहाँ सी है, ये सी है, ये अगर मेरे तीनों के तीनों प्रोग्राम मेरे सी लैंग्वेज में है तो ये क्या है, सिमिलर नीड के प्रोग्राम है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कंपाइलर सी का कंपाइलर मैंने डाल दिया, ठीक है, कंपाइलर का सी का मैंने कंपाइलर डाल दिया, और यहाँ क्या कर रहा है, अब इसको जरूरत होगी सी की, इसकी कंपाइलर सी की जरूरत होगी, इसको भी कंपाइलर की सी की जरूरत होगी, ठीक है। तो क्या होगा, अब ऑपरेटर को बच गया, किससे बच गया, अगर वो पहले इसको चलाता, सी को चलाता, फिर उसको C++ का लोड करना पड़ता, उसका सी का फिर से C++ का फिर से लोड करना पड़ता, तो वो तो काम करता ही रहता, इसलिए उसने इसका बैच बना दिया। आया आपको समझ। अब इसमें क्या दिक्कत थी, अब इसमें ये दिक्कत थी कि इसके थे इनपुट आउटपुट मैकेनिकल, ठीक है, जैसे पंच कार्ड मेरा मैकेनिकल था, यहाँ पे जो आउटपुट था लाइन प्रिंटर भी मेरे मैकेनिकल थे। अब देखो इसमें क्या होता था कि मान लो अगर 10 सेकंड मेरे इनपुट देने के लिए लग रहे हैं, तो सीपीयू तो चाहे जितना भी स्लो था, ये मान लो ये 1 सेकंड में काम करके दे रहा है, और आउटपुट में मेरे 10 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, 10 सेकंड लग रहे हैं। तो देखो सीपीयू ने तो सिर्फ मेरा 1 सेकंड काम किया, 20 सेकंड तो मेरे जॉब को अंदर और बाहर निकालने में लग गए, समझे आप बात। अब इसमें क्या दिक्कत होती थी, अब इससे दिक्कत ये हुई कि सीपीयू जो मेरा था वो शांत बहुत ज़्यादा देर बैठ रहा था, 10 सेकंड ये 10 सेकंड है। और इसमें दूसरी दिक्कत ये थी कि जब ये जॉब यहाँ प्रोग्राम 1 कर रहा है ना कोई, जब ये इस प्रोग्राम को कर रहा है ना, जैसे ये सीपीयू के पास ये प्रोग्राम चले गया, ठीक है, उस टाइम दिक्कत ये थी कि ये वाला प्रोग्राम तब तक नहीं जाएगा जब तक ये बाहर निकल जाए, आउटपुट से बाहर ना निकल जाए, तब तक ये अंदर नहीं जाएगा। और ये प्रॉब्लम हमारी किसने सॉल्व की थी, ये मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो चलिए आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपने मल्टी प्रोग्रामिंग की तरफ, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, मोर देन वन प्रोसेस इन अ मेन मेमोरी दैट आर रेडी टू एग्जीक्यूट, कि इसमें क्या करते हैं, इसका मतलब ही मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हमने क्या किया, मेन मेमोरी में सारे के सारे प्रोसेस ला कर रख दिए, किसमें, रैम पर सारे के सारे प्रोसेस ला के रख दिए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हमने एक ऑपरेटर रखा था, ऑपरेटर क्या कर रहा था, पहली प्रोग्रामिंग बैच बना रहा था, फिर वो किसको दे रहा था, सीपीयू को दे रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, एक साथ सारे मेन मेमोरी पे जो प्रोसेस होने हैं उन्हें कहां डाल दिया है, अपने मेन मेमोरी में, मतलब रैम पर,
ठीक है, कहां डाल दिया, रैम पर। अब क्या होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव इन नेचर होती है। क्या होती है, नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब कि जब तक मेरा P1 एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक मेरी P2 की बारी नहीं आएगी, जब तक मेरा P2 की एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक मेरी P3 की बारी नहीं आएगी। मतलब जब P1 मेरे CPU पे जाएगा, जब तक ये पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं हो जाती, CPU इसका पूरा कंप्लीट नहीं कर देता, तब तक मेरी P2 की बारी नहीं आएगी। ठीक है, अनटिल और अनलेस, ये सोच लो, अनटिल और अनलेस लगा दिया कि P1 अगर बोलता है, मान लो कि P1 मेरा एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, P1 मेरा एग्जीक्यूट हो गया, अब आई P2 की बारी। ठीक है, अब आई P2 की बारी। P2 ने बोला कि भाई, क्या बोला कि भाई मेरे को थोड़ी देर के लिए प्रिंटर की जरूरत है। ठीक है, काहे की जरूरत है, प्रिंटर की, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की जरूरत है। तो सीपीयू क्या बोलेगा, भाई ठीक है, तू क्या कर, तू अपना इनपुट आउटपुट और प्रिंटर के पास चले जा, उन देर को मैं क्या करता हूं, P3 को ले आता हूं। उन देर क्या होगा, P3 की एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, और जैसे ही इसने क्या किया, इसने इसका काम पूरा हो गया, यहाँ P2 प्रोसेस का, प्रिंटर का काम पूरा हो गया, तो ये दोबारा से सीपीयू में वापस आ जाएगी और P3 को ये कहां भेज देगा, दोबारा से रैम पर भेज देगा। ये है हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग होती है कि हम एक साथ रैम पे क्या कर देते हैं, सारे सारे प्रोग्राम लाकर रख देते हैं और क्या करते हैं फिर मल्टीपल प्रोग्राम्स। और इसमें क्या होता है, ए 1 बाय 1 प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है, अनटिल और अनलेस बीच में कोई प्रोग्राम ऐसा ना बोल दे कि मेरे को इसकी जरूरत है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझता हूं। सीपीयू, यहां देखो, ये है कमल, मैं हूं ये, ठीक है, मुझे समझो सीपीयू। ठीक है, मुझे समझो सीपीयू। मैं क्या गया हूं, मैं एक कॉलेज में गया हूं, काय के लिए, वाइवा के लिए। ठीक है, वाइवा लेने के लिए, बच्चों का वाइवा ले रहा हूं, कंप्यूटर का मैं यहाँ। ठीक है, मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैं हर एक से 5 मार्क्स का वाइवा है, 5 क्वेश्चन पूछूंगा हर एक से। ठीक है, पहले मैंने 5 क्वेश्चन इससे पूछे। ठीक है, इससे पूछे और इसने क्या है, इसने सारे के सारे आंसर दे दिए। ठीक है, फिर मैंने 5 क्वेश्चन इससे पूछने लगा। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोल दिया, अनटिल और अनलेस वाली कंडीशन है। देखो इसने क्या बोला, तीसरे पे ही जैसे ही मैंने 3 क्वेश्चन इससे पूछे थे, इसने बोला सर मैं आई गो टू टॉयलेट। ठीक है, इसको वॉशरूम जाना था। ठीक है, और ये क्या किया, और ये वॉशरूम चले गया। जिन देर के लिए वॉशरूम गया, मैंने क्या किया, सारे एक साथ ही तो बैठे थे तीनों के तीनों, मैंने क्या किया, इसको बोला कि भाई मैं जितनी देर कोई वॉशरूम से आता है मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ठीक है, उन देर मैंने क्या किया, इससे क्वेश्चन पूछने लग गया। ठीक है, ये था मेरा मल्टी प्रोग्रामिंग का फंडा यही है कि हमें क्या करना था, उसमें रैम पर एक साथ सारे के सारे प्रोग्राम को लाना था, ताकि हमारा जो सीपीयू है उसकी, अब देखो क्यों लाना था, कि ताकि हमारी सीपीयू की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। क्या कह रहा हूं मैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, किसकी, सीपीयू की। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा क्यों हो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन क्यों हो रही है, क्योंकि जैसे P1 खत्म हो जा रहा है वैसे P2 आ जा रहा है। ठीक है, जैसे P2 अगर B2 अगर बोल रहा है बीच में कि भाई मुझे इनपुट आउटपुट की जरूरत है, ठीक है, प्रिंटर की जरूरत है, वैसे ही क्या कर रहा है सीपीयू बोल रहा है कि भाई P3 तू आ जा, वो P2 तो चले गया थोड़ी देर के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था, अगर P2 प्रिंटर के लिए बोल रहा है, ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था कि अगर P2 बोल रहा था कि भाई मुझे प्रिंटर चाहिए, तब तक वो क्या करता, सीपीयू को रिलीज ही नहीं कर रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। वो बोल रहा था जब तक मैं ही पूरा नहीं हुआ तब तक दूसरे P3 को तो आने ही नहीं दूंगा। ठीक है, ये था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये इसमें सीपीयू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। पर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ क्या थी, अब गड़बड़ इसमें ये थी, मान लो ये प्रोसेस आपकी P3 प्रोसेस आपकी बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाली है। ठीक है, प्रायोरिटी वाली प्रोसेस से कोई आई हुई। ठीक है, अब आपको ये प्रोसेस खोलनी ही खोलनी है। अब क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, पहले तो इसमें P1 होगा, फिर P2, फिर P3 की बारी तो लास्ट में जाकर आएगी। तो इसमें ये इसका घाटा था कि इसमें जो प्रोसेस थी, अगर कोई बहुत मेन प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आ रही थी, वो क्या रह जा रही थी, वो लास्ट में ही रह जा रही थी। अगर लास्ट में ही तो लास्ट में ही रह जा रही थी। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट। ओके, चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते अपने मल्टीटास्किंग टाइम शेयरिंग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूट मोर देन 1 टास्क साइमल्टेनियसली ऑन अ सिंगल प्रोसेसर मशीन। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास एक सिंगल सीपीयू था और मल्टीटास्किंग में भी हमारे पास सिंगल सीपीयू है। देखो इसमें सिंगल सीपीयू है ना। अब इसमें क्या होता है ना, अब इसमें ये होता है कि ये क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का इसमें कंसेप्ट आता है। क्या आता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। प्रीएम्प्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है ना,
कि सीपीयू डिसाइड कर लेता है कि मुझे एक प्रोसेस के पास इतने टाइम के लिए रहना है। देखो फ्रेंड्स, ये मेरी मेन मेमोरी, ये मेरी मेन मेमोरी ना, मतलब रैम है, ठीक है, ये रैम है और ये भी ये रैम है, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे बना दी, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सीपीयू का बताना चाहता हूँ कि सीपीयू कैसे 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 काम करेगा, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ बना दी। देखो सीपीयू क्या करेगा, इसमें क्या करेगा प्रीएम्प्टिव में, कि खुद से उसने टाइम डिसाइड करके रखा है कि मैं इतनी देर के लिए प्रोसेस के पास रहूंगा, ठीक है। इसने डिसाइड कर लिया सीपीयू ने कि मैं एक प्रोसेस के पास 1 सेकंड के लिए रहूंगा। तो क्या होगा, जैसे P1 प्रोसेस आई, इसने 1 सेकंड के लिए इसको एग्जीक्यूट की और फिर से रैम पे वापस। P2 वापस आई, P2 आई, P2 फिर से रैम पे वापस, P3 आई, P3 फिर से रैम पे वापस, ठीक है। इसने क्या किया, मल्टीपल, देखो इसने क्या किया, मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली कर रहा है, कि थोड़ा 1 सेकंड इसको दे रहा है, 1 सेकंड इसको दे रहा है, 1 सेकंड, हर एक बंदे, हर एक प्रोसेस को ये टाइम डिवाइड कर दिया कि मैं इतना इतना टाइम दे रहा हूं। उसी को हम टाइम शेयरिंग भी कहते हैं। समझ आया आपको? हर एक प्रोसेस को इसने 1-1 सेकंड दे दिया है, ठीक। अब ये प्रोसेस हुई, जैसे ये प्रोसेस हुई P1, ये मेन मेमोरी वापस आ गई, जैसे P2 हुई, फिर से मेन मेमोरी वापस आई, P3 गई, P3 फिर से मेन मेमोरी वापस आई, 1-1 सेकंड के लिए। और ये इतनी जल्दी जल्दी इसके बीच स्विचिंग कर रहा है ना, कि देखो जैसे हम यहाँ पे गूगल क्रोम भी खोल रखते हैं, वर्ड की फाइल खोल रखते हैं, पावर पॉइंट खोल रखते हैं, VLC खोल रखते हैं, गेमिंग खोल रखते हैं हमें। और उस टाइम क्या हो रही होती है, उस टाइम कंटेंट स्विचिंग हो रही होती है, कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है। क्या हो रहा है कि सीपीयू एकदम एक फाइल के पास है, दूसरी फाइल पे दौड़ रहा है, तीसरी पे जा रहा है, चौथी पे जा रहा है, फिर से पहली पे आ रहा है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। और हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि जो हमारा ये सीपीयू है वो सिर्फ एक टास्क पे ही लगा हुआ है, ठीक है, वो एक टास्क पे ही लगा हुआ है। लेकिन नहीं, सीपीयू क्या करता है, सारी की सारी प्रोसेस पे, इस पे भी दौड़ रहा है, इस पे भी दौड़ रहा है, इस पे दौड़ रहा है। इसने एक टाइम डिवाइड कर दिया, टाइम स्लॉट दे दिया है कि भाई 1 सेकंड इस प्रोसेस को दूंगा, 1 सेकंड इस प्रोसेस को दूंगा, दूसरे 1 सेकंड इस प्रोसेस को दूंगा। का मतलब क्या है, सीपीयू ने क्या कह रखा है कि भाई अगर 1 सेकंड में ये प्रोसेस हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो मैं इसके पास दोबारा से आऊंगा। इतनी जल्दी प्रोसेस करेगा ना इन्हें कि क्या होगा कि हमें ये लगेगा ही नहीं कि सीपीयू क्या कर रहा है, इनके बीच में स्विचिंग कर रहा है, ठीक है। और इससे अब फायदा क्या होगा, अब मुझे बताओ इससे फायदा क्या हुआ। अब देखो मैंने आपको बोला था ना उसमें कि उसमें P3 प्रायोरिटी बेस पे आ गया था, ठीक है। अब इसमें कोई भी प्रोसेस अगर प्रायोरिटी बेस पे भी आएगा ना, तो ये क्या कर रहा है, ये सबको बराबर बराबर टाइम तो दे रहा है। क्या कर रहा है, सबको बराबर बराबर टाइम दे रहा है, ठीक है। ये होता था हमारे पास मल्टीटास्किंग की, एक साथ बहुत सारे टास्क कर रहा है, लेकिन सबको एक मतलब क्या दे दिया इसने, टाइम स्लॉट्स दे दिए। इसको टाइम दे दिया कि 1 सेकंड के लिए तू आ, 1 के लिए तू आ, 1 सेकंड के लिए तू आ, ठीक है। सब प्रोसेसेस को 1 सेकंड का टाइम दे दिया। अब इससे क्या हो गया, हमारा रिस्पांस टाइम बढ़ गया। अब क्वेश्चन आता है कि किससे हमारा रिस्पांस टाइम बढ़ता है, वो बढ़ता है इससे। रिस्पांस टाइम मतलब कि इसने सबको, सब प्रोसेसेस को रिस्पांस दे दिया है, समझे आप। इसने इस प्रोसेस को रिस्पांस दिया, इसने इस प्रोसेस को रिस्पांस दिया, इसने इस प्रोसेस को रिस्पांस दिया, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, पहले वाली में पहले P1 पे लगा तो P1 पे ही लगा है। अब मान लो उसमें P1 हमारी बहुत बड़ी है, मतलब 15 मिनट में होने वाली है, तब तक P2 पे वो आएगी नहीं। उसमें देखो ये दिक्कत थी ना, दिक्कत थी उसमें, ये किसमें, मल्टी प्रोग्रामिंग। अगर P1 प्रोसेस मेरी बहुत बड़ी है तब तक वो P2 पे आएगा ही नहीं। लेकिन इस पे अगर P1 मेरी बहुत बड़ी भी है, प्रोसेस बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस भी है, तो क्या होगा, वो तो सब पे ही क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। चाहे कोई प्रायोरिटी बेस हो, चाहे कुछ हो। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो ये मैं कमल हूं, ठीक है, मैं वाई लेने गया हूं। अब मैंने सबसे 5 क्वेश्चन का डिसाइड किया कि 5 क्वेश्चन पूछूंगा, तो एक क्वेश्चन इससे पूछ रहा हूं, एक इससे, एक इससे। फिर से मैं क्या कर रहा हूं, जिन देर को ये आंसर दे रहा है, ये आंसर दे रहा है, फिर से मैं इस पे आ रहा हूं, फिर से एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, एक क्वेश्चन इससे, ठीक है। ये है मेरे पास मल्टीटास्किंग। मैं एक साथ बहुत सारे काम कर रहा हूं क्वांटमली, ठीक है। क्या क्वांटम, क्वांटम मतलब टाइम स्लॉट डिवाइड करके कि भाई तेरा सा टाइम ये, तेरा टाइम ये, तेरा टाइम ये है। अब लास्ट आता है मेरे पास मल्टी प्रोसेसिंग। अब आ जाओ फ्रेंड्स, बढ़ते हैं मल्टी प्रोसेसिंग की तरफ। अब हम कंफ्यूज कहाँ होते थे, मल्टीटास्क और मल्टी प्रोसेस, कि भाई मल्टीपल प्रोसेस एक साथ हो रही है तो उसका मतलब भी मल्टीटास्किंग पे देते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग में क्या हो रहा है कि वो टाइम डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है कि वो एक प्रोसेस को टाइम दे रहा है, फिर दूसरी प्रोसेस पे जा रहा है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, मल्टी प्रोसेसिंग में अब समझिए क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस साइमल्टेनियसली ऑन अ मल्टी प्रोसेसर मशीन। अब क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर का मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स, ठीक है, कि बहुत सारे प्रोसेसर, सीपीयू इसमें 1 2 3
कितने भी नंबर ऑफ सीपीयूज हो सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें 3 सीपीयूज है, ठीक है, 3 सीपीयूज है। तो क्या होगा, अब प्रोसेस 1 इसके पास चल जाएगी, प्रोसेस 2 इसके पास चल जाएगी, प्रोसेस 3 इसके साथ हो जाएगी, ठीक है, और साइमल्टेनियसली सारी की सारी प्रोसेस एक साथ हो जाएंगी। ठीक है, इसमें तो हमें मल्टीटास्किंग और मल्टीप्रोसेसिंग में टाइम सीखिए क्या डिफरेंस है। इसमें आप टाइम डिवाइड कर रहे हो, हर एक प्रोसेस को टाइम दे रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, लेकिन इसमें क्या कर रहे हो, इसमें आपने प्रोसेसर ही 3-4 बहुत सारे लगा दिए हैं। ठीक है, प्रोसेसर ही बहुत सारे लगा दिए हैं जो क्या कर रहे हैं आपस में, ये देखो मेन मेमोरी एक ही रहेगी, मेमोरी एक ही रहेगी, लेकिन सीपीयू आपने 3-4 लगा दिए हैं, उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। आया समझ आपको मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंस समझ। मल्टी प्रोसेसिंग मीन कि बहुत सारे सीपीयू एक साथ, मल्टीटास्किंग मतलब कि एक सीपीयू से आपने टाइम डिवाइड कर दिया, और ये क्या है मल्टीप्रोग्राम मतलब आप कि आपने सबसे पहले कंसेप्ट क्या लाया था कि हम एक ही जगह प्रोसेस को ले आते हैं, लेकिन वो क्या थे नॉन प्रीएम्प्टिव, कि पहले एक प्रोसेस काम करेगी फिर दूसरी फिर तीसरी करके। इसमें क्या किया इसने मल्टीटास्किंग में कि इसने टाइम डिवाइड कर दिया कि सबको मैं इक्वल टाइम दूंगा, चाहे कोई मेरे लिए सारे की सारी प्रोसेस मेरे लिए बराबर है। ठीक है, इसमें क्या किया इसने, तो सारी की सारी सीपीयू ही 3-4 सीपीयू ही लग गए थे। ठीक है, तो ये थी हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब आता है फ्रेंड हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS, ठीक है, इट इज टाइम बाउंड सिस्टम दैट कैन बी डिफाइंड एज फिक्स टाइम कॉन्स्टेंट्स। क्या बोला है फ्रेंड्स मैंने कि ये क्या है, एक टाइम बाउंड सिस्टम है। ठीक है, क्या है, टाइम बाउंड सिस्टम है। टाइम बाउंड सिस्टम का मतलब क्या बोला कि यहां पे कोई डिले नहीं हो सकता इन ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, यहां पे कोई डिले नहीं हो सकता इन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज टाइम बाउंड सिस्टम दैट कैन बी डिफाइंड एज अ फिक्स्ड टाइम कांस्टेंट। ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे 1 मिनट का भी टाइम डिले नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे, इस एग्जांपल समझिए। जैसे ये हमारे पास यहाँ रॉकेट है, ठीक है, और ये कोई वो है मतलब एनिमी का कोई जहाज जूझ है, ठीक है, हेलीकॉप्टर है। अगर ये रॉकेट 1 मिनट भी 1 सेकंड भी डिले हो गया तो ये जहाज आगे निकल जाएगा और ये रॉकेट मिस हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हमें किसकी नीड होती है, यहां पे किसकी नीड है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नीड होती है कि भाई जो हमारा टारगेट है वो 1 सेकंड भी डिले ना हो पाए, 1 सेकंड भी क्या ना हो पाए, डिले ना हो पाए, और डायरेक्ट वो टारगेट पे जाके लगे। ठीक है, ये हमारे कहां यूज होते हैं, जैसे ये वेपन, जैसे मैं मिसाइल्स वगैरह बता रहा हूं, यहीं पे यूज होते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जहां पे टाइम की लिमिट, कांस्टेंट टाइम की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। ये क्या है, हमारा टाइम कंस्टेंट होते हैं। इट इज टाइम बाउंड सिस्टम दैट कैन बी डिफाइंड एज अ फिक्स टाइम कांस्टेंट्स। अब देखो कोई भी डिले रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी डिले इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब देखो एक होता है हार्ड RTOs, एक होता है सॉफ्ट। हार्ड का मतलब तो मैंने अभी आपको समझा दिया कि जैसे हमारा वो था कि जहां पे 1 मिनट का डिले नहीं चलता। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको वो रॉकेट वाला एग्जांपल दिया। ठीक, अब जो सॉफ्ट वाला है, सॉफ्ट का मतलब जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो क्या होता है, अगर वो पैसा थोड़ा लेट भी पहुंच जाएगा ना, थोड़ा लेट भी किसी का डिले पहुंच रहा है, तब भी हमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन पहुंचना वो चाहिए, वो क्या है, पहुंचना वो चाहिए। वो किसका एग्जांपल है, और सॉफ्ट और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। ठीक है, चाहे थोड़ा डिले करके पहुंच रहा है, मान लो 5 मिनट डिले पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच तो रहा है, वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। Distributed operating system is a mode where distributed application are running on a multiple computer linked by a communication। मतलब क्या है, जैसे आप अपने फोन में YouTube चला रहे हो, ठीक है, अब YouTube का डाटा आ कहां से रहा है आपके पास, ठीक है, वो भी किसी कंप्यूटर से आ रहा होगा। ठीक है, जब मान लो ये आपके पास वो कंप्यूटर है, यहाँ पे वो किसी कंप्यूटर से ही आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे सबके फोन है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, ये सारे हमारे फोन है जिनका अपना CPU है, अपनी मेन रैम है, अपनी ही क्या है सेकेंडरी स्टोरेज भी है, सबके फोन है ये, मान लो ये सबके सिस्टम है। ठीक है, आप उस पर YouTube देख रहे हो, तो YouTube इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि भाई आपको वो ये फील नहीं होने दे रहा कि YouTube आपके फोन में नहीं है, YouTube तो कहीं और है। ठीक है, YouTube तो कहीं और है, लेकिन आपको फील नहीं होने दे रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है आपको कि उसने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सारा क्या कर रहा है, सारा जो YouTube का डाटा है वो आपके पास रख दिया है। ठीक है, उसने क्या शो किया कि सारी स्टोरेज मेरी आपकी है, जिस पे आप क्लिक कर रहे वही चल रहा है, जिस पे आप क्लिक कर रहे वही चल रहा है।
ठीक है, वो होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेड वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, देख लो, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर रनिंग ऑन अ मल्टीपल कंप्यूटर। मतलब यूट्यूब यहां भी चल रहा है, यहां भी चल रहा है, यहां पे चल रहा है, यहां पे चल रहा है, लिंक्ड बाय कम्युनिकेशन। और कैसे कम्युनिकेशन से, किसी नेटवर्क से ये लिंक्ड है। जैसे हमारा वायरलेस है, लेकिन है तो है किसी कहीं से, यूट्यूब से हम कनेक्टेड तो है ना, वही। मेन गोल देखो, मेन गोल इज टू मेक इट इजी दैट यूजर टू एक्सेस रिमोट रिसोर्सेज। जो रिमोट रिसोर्सेज है, मान लो यूट्यूब का डाटा हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। यूट्यूब का डाटा मतलब कि यूट्यूब की वीडियोस हम एक्सेस कर रहे हैं एंड शेयर देम विद अदर यूजर एंड कंट्रोल मैनर। जो यहाँ पे ये है ना सर्वर, जो इनका कंप्यूटर है, ये क्या कर रहा है, सर्वर को भी हम कंप्यूटर ही बोल देते हैं। जो इनका कंप्यूटर है वो क्या कर रहा है, हमारे साथ अपना डाटा शेयर कर रहा है। ठीक है, कैसे शेयर कर रहा है, अपनी यूट्यूब वीडियोस, हम उसकी यूट्यूब वीडियोस सारी की सारी देख पा रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल। जैसे www सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। एक्चुअली क्या हुआ, मुझे वीडियो तीसरी बार बनानी पड़ी, ये लाइटनिंग का दिक्कत आ रही थी बार बार, और मैं यहाँ देख नहीं पा रहा था कि लाइट कैसी आ रही है, तो इस वजह से मुझे अब थोड़ा सा डिले, मतलब उस ढंग से नहीं समझा पाया क्योंकि मैं थक चुका हूँ। तभी शेयर करो। अगर लाइव क्लासेस होती तो आप मुझे बता देते कि भाई ये नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। चलो, बट क्या कर सकते हैं। के लिए जय हिंद, जय भारत।